डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज के वीडियो में मैं अपना पुराना लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पुराने लेसन में हमने पढ़ा था, जो था क्लास 8 से, सब्जेक्ट हिस्ट्री, और लेसन नेम था ट्रेड टू टेरिटरी। इस लेसन में हमने पहले पढ़ा था कि कैसे बरतानिया की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहते हैं, वो हिंदुस्तान में तिजारत के मकसद से आई थी और कैसे उसने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी टेरिटरी बनाई, कैसे उसने यहाँ पर फोर्टिफिकेशन की, अपनी आर्मी बनाई, और बाद में कैसे इंडियन किंग ने उनके साथ उनका रिवोल्ट किया। उनमें से बहुत सारे किंग थे। बाद में मैंने एक किंग्स के बारे में आपको बताया था, बंगाल का एक किंग्स जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जिसने उनके खिलाफ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक पॉइंट, जो आज हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे वो है कंट्रोल ओवर कंपनी। कंट्रोल ओवर कंपनी से हम पढ़ेंगे कि जो सिराजुद्दौला था, जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने भी कंसेशन थे, ग्रांट्स थी, देना बंद कर दिया, क्योंकि उसको जब लगा कि बंगाल का बहुत बड़ा क्या हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो उसने कंपनी को क्या कर दी, जितने भी ग्रांट, साथ में उसने एक आर्डर निकाला कि कंपनी को कोई भी ट्रेड ड्यूटी फ्री नहीं होगी। अब उनको हर एक तिजारत, चाहे छोटी सी छोटी होगी, उसके लिए उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था रॉबर्ट क्लाइव, उसने जब देखा कि ये सिराजुद्दौला हमारे खिलाफ है, तो उसने इसके अगेंस्ट जंग शुरू कर दी। उसने जंग की प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का एक खास कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को उन्होंने करप्ट किया, यानी कि उसको ब्राइब किया और उसको लालच दिया कि हम आपको बंगाल की राजगद्दी पर बिठाएंगे, आपको हमारा साथ देना होगा। जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में, तो जो मीर जाफर उसका जो कमांडर था, वो उस जंग में, उस बैटल में गया ही नहीं, और सिराजुद्दौला क्या हो गया, हार गया। जब सिराजुद्दौला हार गया, तो जो उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला की जगह राजगद्दी पर क्या कर दिया, बिठा दिया, जैसा उन्होंने उससे वादा किया था। अब वादे के मुताबिक उन्होंने तो वादा अपना निभाया। अब मीर जाफर को उन्होंने जो पहले वादे के लिए कहा था, मीर जाफर को उन्होंने जो कहा था कि हमें आपको क्या देना पड़ेंगे, कुछ रियायत देना पड़ेगी, कंसेशन देना पड़ेगी, तब उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स उससे पास करवाना शुरू कर दिए। जैसे कि उससे बहुत सारी ज़मीन ले ली, लैंड ले ली, फोर्टिफिकेशन करना दोबारा शुरू कर दिया, आर्मी बनाना शुरू कर दी, और रेवेन्यू देना क्या कर दिया, मना कर दिया। अब वो रेवेन्यू नहीं देते थे, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि, इसके लिए तो उन्होंने मीर जाफर को उसकी राजगद्दी पर बिठाया था सिराजुद्दौला की जगह। जब ऐसा होने लगा, तो कुछ देर के बाद मीर जाफर को ये एहसास होने लगा कि इससे बंगाल की जो स्टेट है, बंगाल रियासत को क्या हो रहा है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उसको जब लगा कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, तो रेवेन्यू एक बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, इनकम का। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि हम आज से, कि मैं अब आपको फर्दर कंसेशन नहीं दे सकता, फर्दर ग्रांट्स नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उन्होंने मीर कासिम को इसकी जगह राजगद्दी पर बिठा दिया और इसको राजगद्दी से हटा दिया, यानी कि उतार दिया, और इसको राजगद्दी से क्या कर दिया, इसको मीर कासिम को इसकी जगह बिठा दिया। जब मीर कासिम इसकी जगह आ गया, तो मीर कासिम से भी उन्होंने वही काम करवाना शुरू कर दिए जो मीर जाफर से वो। जब मीर कासिम को भी लगने लगा कि नहीं, मैं अपनी कौम के साथ क्या कर रहा हूँ, गद्दारी कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ क्या कर रहा हूँ, बगावत कर रहा हूँ, अपने मुल्क के साथ मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो उसने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों को कहा कि मैं आपको कोई कंसेशन नहीं दूंगा, बेशक आपने मुझे राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन मैं आपको कोई कंसेशन नहीं दूंगा। आप क्या कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो हमारे रेवेन्यू का, हमारे सोर्सेज का, जहाँ पर। तो तब कंपनी ने क्या किया, इसके खिलाफ दूसरी जंग छेड़ दी, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर की जंग इन्होंने मीर कासिम के खिलाफ लड़ी अंग्रेजों ने। ये कब लड़ी थी? 1764 में। बक्सर वो जगह थी जहाँ पर जंग लड़ी गई और इस जंग में मीर कासिम जो था वो हार गया था। तब दोबारा इन्होंने मीर जाफर को इस राजगद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि इन्होंने पहले उसको खुद हटाया था। अब इन्होंने दोबारा उसको क्या कर दिया, इस राजगद्दी पर दोबारा बिठा दिया और उससे डिमांड की कि आपको हमें हर महीने 5 लाख रुपए देना होगा कंपनी के खर्चे के लिए। अब वो कंपनी के खर्चे क्या थे? कंपनी के खर्चे ये थे कि उनको फैक्ट्री लगानी थी, उनको ऑफिशियल की पेमेंट देनी थी और जो सब माल पर खर्चा होता वो करना था। लेकिन 1772 में क्या 1774 में क्या हुआ, जो मीर जाफर था उसकी डेथ हो गई। जब मीर जाफर की डेथ हो गई तो कंपनी को लगा कि अब हम बार बार इंडियन किंग को फेड अप नहीं करेंगे। फेड अप क्या होगा कि बार बार इनको हम राजगद्दी पर नहीं बिठाएंगे, कुछ ऐसा किया जाए कि ये कंट्रोल हमारे हाथ में ही आया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने शाह आलम से एक लीगल डॉक्यूमेंट लिया जिसको हम कहते हैं दीवानी ऑफ बंगाल। इन्होंने दीवानी का राइट ले लिया। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने मुगल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को करप्ट करके 3 गांव की दीवानी हासिल ली थी। अब इन्होंने बंगाल की पूरी दीवानी हासिल कर ली 1765 में। तो दीवानी तो आप जानते हैं कि ऐसा राइट होता है जिससे किसी भी गवर्नमेंट को ये हक मिल जाता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। जब इनको दीवानी हासिल हो गई तो तब क्या हुआ, अगले स्टेप पे अब हम आते हैं कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब। तब क्या हुआ कि जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो नवाब बन गए। कहने का मतलब है कि इस ऑफिशियल में बताया गया कि कंपनी के ऑफिशियल नवाब कैसे बन गए। जब इनको बंगाल की दीवानी मिल गई तो इनको बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा बंगाल से। अब वो रेवेन्यू इतना था कि कंपनी के सारे खर्चे उसी में निकल जाते थे। जैसे कि ये जितना भी वो माल बनाना होता था, जो माल पर जो खर्चा लेबर को देना होता, जितना भी होता था, जब फैक्ट्री लगानी थी, जब एक्सपोर्ट करना था, जब इम्पोर्ट, वो सारा खर्चा क्या हो जाता था, उससे निकल जाता था। आर्मी की सैलरी तो सब उसी में से निकल जाता था। तो वो इतना था कि अब इनको बरतानिया से भी पैसा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बरतानिया की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसके पास एक शिकायत पहुंची कि जो रॉबर्ट क्लाइव है इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई है। उन्होंने इसकी क्या की, इंक्वायरी बिठाई कि इसके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई है। जब उनको शक हुआ कि इन्होंने ये सारा हिंदुस्तान से कमाया है, इस तरह कमाया है, तो उन्होंने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या होने लगा, संदेह हुआ। उन्होंने क्या किया, उनको शक होने लगा कि ये कुछ इलीगल काम ना कर रहे हों, जिससे क्या हो कि अपने ही मुल्क को क्या करें, डिसीव ना करें, धोखा ना करें। तो इसके लिए उन्होंने अब खुद ऑफिसर अपॉइंट करना शुरू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि बरतानिया ने खुद ऑफिसर अपॉइंट करना शुरू कर दिए हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके लिए उन्होंने कौन से ऑफिसर अपॉइंट करना शुरू कर दिए, उनको हम कहते हैं गवर्नर जनरल। तो अब जब गवर्नर जनरल अपॉइंट हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो मकसद हो गया बंगाल, तो उन्होंने हासिल कर लिया। अब उनका ये मकसद था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, पैरामोनेंसी यानी कि आगे आगे एक्सपेंड कैसे किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तब उसके लिए उन्होंने क्या अपॉइंट की, रेजिडेंट्स अपॉइंट की कि अब कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बाकी मुल्कों में, बाकी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों पर कैसे कब्जा किया जाए, बाकी रियासतों में कैसे तिजारत की जाए और उन पर अपना कब्जा जमाया जा सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। हालांकि उन्होंने युद्ध नहीं किए, युद्ध के मकसद से नहीं किया। हालांकि उन्होंने क्या किया, वो सोचते थे कि पॉलिटिकली यानी इकोनॉमिकली हम कुछ कंट्रोल करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेजिडेंट्स अपॉइंट किए।
ये रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑफिसर थे जो हिंदुस्तान किंग्स के पर्सनल मैटर्स में दखलंदाजी करते थे, इंटरफेयर करते थे, और इंटरफेयर करके उनसे कुछ ऐसी पॉलिसीज क्या करते थे, साइन करवा लेते थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज जिससे साइन करवाते थे जो उनको मजबूर होकर इनके साथ करनी ही पड़ती थी, क्योंकि जो उनके पर्सनल मैटर में क्या करते थे, दखलंदाजी कर लेते थे। ऐसा ही एक उदाहरण था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वो अलायंस थी जिसका ये मतलब था कि जब ये किसी हिंदुस्तानी किंग के साथ ये अलायंस करते थे तो इसमें ये एक ऐसा मेथड था कि कोई भी इंडियन किंग अपनी आर्मी नहीं बनाएगा, उसको जो आर्मी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी उसको दी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसको आर्मी देगा, ये किंग उसको क्या करेगा, सैलरी देगा, उस आर्मी को सैलरी देगा। लेकिन इस सैलरी का अमाउंट इतना ह्यूज था, इतना बड़ा था कि बहुत सारे इंडियन किंग इसको पे नहीं कर पाते थे, चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता था, पेनल्टी देनी पड़ती थी। अब पेनल्टी में आप पूछोगे कि वो पेनल्टी क्या है, तो पेनल्टी के आधार पर उनको अपनी टेरिटरी का हिस्सा देना पड़ता था। इसी तरह अवध और हैदराबाद एक ऐसी स्टेट थी जिसको इन्होंने सब्सिडरी अलायंस के आधार पर ही क्या कर लिया, अनेक्स्ड कर लिया, छीन लिया था, क्योंकि यहाँ के किंग इनको वो नहीं टैक्स नहीं दे पाए, वो पेनल्टी के तौर पर इनका जो टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर ली, जैसे उदाहरण के तौर पर अवध एंड हैदराबाद। तो अब जब इन्होंने अवध और हैदराबाद को भी अपने कब्जे में कर लिया, एनेक्स्ड करके सब्सिडरी अलायंस के दम पर, इन्होंने सोचा कि अब हम साउदर्न पार्ट की तरफ चलते हैं, हिंदुस्तान के साउथ की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने साउथ की तरफ रुख किया अब अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो साउथ में आप जानते हैं, साउथ में एक राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जिसको कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। इसको टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए कहा था क्योंकि इसने एक बार शेर को मारा था बिना हथियार के, शेर के साथ लड़ाई की थी और उसने उसको मारा था और बिना हथियार के, तब इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। और इसके बाप का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान जो था वो इनसे अंग्रेज़ों की पॉलिसीज, ईस्ट इंडिया कंपनी की हर एक पॉलिसी, हर एक टेक्निक से क्या था, वाकिफ था, उसको पता था कि ये डिवाइड करते हैं और बाद में क्या करते हैं, रूल अपना करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसकी सरहद के अंदर जितने भी एरिया आते थे टीपू सुल्तान की सरहद, उसने जैसे मालाबार कोस्ट उसकी सरहद के अंदर था, उसने क्या किया, मालाबार कोस्ट पर जो कंट्रोल था, उसने मालाबार कोस्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया कि इस पर कोई भी विदेशी मुल्क आ ना पाए। दूसरा उसने क्या कर दिया कि वहाँ पर जो सैंडलवुड एक्सपोर्ट होता था मैसूर से, सैंडलवुड, पेपर और कार्डामम। सैंडलवुड हो गया चंदन, पेपर हो गया काली मिर्च और कार्डामम हो गया इलायची। ये मैसूर से क्या होता था, यूरोप की कंट्री में एक्सपोर्ट होता था। टीपू सुल्तान ने इन पर क्या कर दी, रोक लगा दी। तीसरा स्टेप उसने क्या लिया, स्टॉप्ड लोकल मर्चेंट। उसने लोकल मर्चेंट को मना कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। चौथा स्टेप उसने लिया, उसने अपनी आर्मी में फ्रेंच को रिक्रूट किया, क्योंकि वो जानता था कि जो इंग्लिश पीपल है इनको नई टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है आर्मी की, इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय फ्रेंच को आर्मी में रिक्रूट किया। ये 4 स्टेप उसने इसलिए लिए क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था कि ये किस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं और आगे आगे अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहे हैं। जब लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये तो जानती थी कि ये अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में तिजारत नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। ये आगे जाना चाहते थे। जब इनको पता चला कि टीपू सुल्तान इनको क्या कर रहा है, रोक रहा है, टीपू सुल्तान ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं, तो ये टीपू सुल्तान के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली जो था उस वक्त गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने सब्सिडरी अलायंस भी निकाली थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली था जो था 1798 से लेकर 1800
1905 तक लॉर्ड वेलेस्ली ने हुकूमत की थी, जो हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। अब इसने क्या किया, टीपू सुल्तान के खिलाफ या उसके फादर के खिलाफ 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 4 जंग लड़ी। ये इसने जंग क्यों लड़ी? क्योंकि टीपू सुल्तान इनको यहाँ अपने राज्य में आने से क्या कर रहा था, रोक रहा था, या तिजारत करने नहीं दे रहा था। तब इन्होंने उसके खिलाफ 4 जंग लड़ी। पहली जंग जो इन्होंने उसके फादर के खिलाफ लड़ी, जिसका नाम था हैदर अली, और 3 लड़ाई इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ी। और तीसरी लड़ाई में 1799 में, अब वो 4 लड़ाई कहाँ से कहाँ तक लड़ी गई, वो लड़ी गई 1767 से लेकर 1799 तक, 99 तक। तो 1799 में जो था, टीपू सुल्तान आखिरी लड़ाई में इनके खिलाफ हार गया था। टीपू सुल्तान को इन्होंने लास्ट लड़ाई में, जो एंग्लो मैसूर वार थी, जिसको हम एंग्लो मैसूर वार थे, उसमें टीपू सुल्तान को इन्होंने आखिरी चौथी लड़ाई में उसको हरा दिया था। तब उन्होंने टीपू सुल्तान की जगह वाडियार्स को क्या किया था, उसकी जगह राजगद्दी पर बैठा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाडियार को टीपू सुल्तान की जगह राजगद्दी पर बिठाया था। और उसके साथ ही इन्होंने एक दोबारा वही पॉलिसी अपनाई थी, सब्सिडरी अलायंस, जो मैंने आपको अभी बताया था कि सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, उसके साथ ही इन्होंने वही पॉलिसी अपनाई थी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आगे